हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी का नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मींस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, देखिए आप सभी ने आज से पहले त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। मैं आज आपको उस त्रिकोणमिति के आगे ले जाना चाहूँगा। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या होती है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ गौर करने की चीज़ ये है कि ये साइन त्रिकोणमिति फलन है, ये थीटा कोण है और ये एक्स उसका मान है। मतलब अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे लिखूंगा कि साइन के अंदर हम लिखते हैं कोण और तब हमें उसका मिलता है मान। लेकिन अगर हम इस साइन को इस तरफ ले आए तो मैं इसे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मेट में लिखूंगा। ठीक है, अर्थात इसे मैं लिख सकता हूं कि ये होता है कोण और ये होता है साइन इनवर्स और इसे हम कहते हैं मान। इसका तात्पर्य ये होता है कि अगर हम त्रिकोणमिति फलन को कोण के सापेक्ष पढ़ें तो वो एक निश्चित मान देता है, तो इसे हम इनवर्स त्रिकोणमिति यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। और इसका तात्पर्य ये होता है कि यहाँ इनवर्स मान के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है तो वो कोण देता है। ठीक है, और डेफिनेटली बात है कि कोण रेडियन में ही देगा, क्योंकि यहाँ भी हम रेडियन के कोण ही यूज करते हैं। तो हम मोस्टली इस इनवर्स को पढ़ेंगे। तो आपने जो त्रिकोणमिति फलन पढ़े ना वो आपने 6 पढ़े, साइन कॉस टेन 3 मेन होते हैं, बाकी 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं, मतलब कॉट सेक कॉसेक। लेकिन यहां हम इन सभी के व्युत्क्रम पढ़ेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। ठीक है, तो यहां मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां जो चीज मेन होती है, जो समझने वाली होती है, वो होती है कि इसका प्रांत और इसका परिसर एक्चुअली कैसे हम सेट करते हैं या होता क्या है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप समझें कि प्रांत और परिसर क्या होता है। ठीक है, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मैंने आपको दे दिया y बराबर 2x। ठीक है, तो आप x के मान रखना शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये 2 गोले हैं। ठीक है, तो मैं x का मान रखता हूं 1, ये x के मान को दिखाता है, ये y के मान को दिखाता है। मैंने x का मान रखा 1, तो यहाँ 1 रखिए, हल करने पर y का मान मुझे 2 मिलेगा। यहाँ मैं x का मान रखता हूँ 2, तो y का मिलेगा 4, इसका रखता हूँ 3, इसका मिलेगा 6, और इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो समुच्चय होता है, ये समुच्चय जिसके अंदर हम x के मान लिखते हैं। ठीक, x का मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट चर है, स्वतंत्र चर है, ठीक, उसके मान रखते हैं। उन मानों के समुच्चय को हम प्रांत के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डोमेन। ठीक है, और ये जो हमारा परतंत्र चर है, मींस डिपेंडेंट चर है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है x पर। आपने x का मान 1 रखा तो इसका मान इसके मान पर डिपेंड होकर 2 ही आया, कुछ और आ ही नहीं सकता, इसलिए ये डिपेंडेंट हो गया। तो ये जो डिपेंडेंट चर है, इसके मानों का, ये जो मानों का समुच्चय होता है, इसको हम बोलते हैं परिसर। ठीक है, इंग्लिश में ये कहलाता है रेंज। तो यहां हमें समझना है कि हम किस प्रांत और किस परिसर पर वर्क करेंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको इनवर्स के लिए एक टेबल बनाने जा रहा हूं। आप इस टेबल को अच्छे से देखने और समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहां मैं एक टेबल बना रहा हूं। ठीक है, यहां हमारा प्रतिलोम फलन होता है जो हम लिखते हैं। ठीक, यहां हम उससे रिलेटेड प्रांत लेते हैं और यहां हम उससे रिलेटेड परिसर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। तो जैसे हम पहला फंक्शन लेते हैं, तो मान लीजिए मैं ऐसे डिनोट करता हूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x से। ठीक है, तो यहाँ x के जो मान होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रांत। ठीक है,
तो यहां पर मैं कहता हूं कि ये आप पहले सोचिए, जब हम मान निकालते थे हम लोगों ने साइन का ग्राफ पढ़ा है जो कि ऐसे जाता है, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी 1 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती थी मिनिमम -1। इसका मतलब ये +1 और -1 दोनों अंतरालों के बीच में ही दोलन करता है ना, यही हम पढ़कर आए अब तक। तो साइन का अधिकतम और न्यूनतम मान -1 और +1 होता है। तो यहां हम मान ही तो रखते हैं इस जगह, तो वास्तव में हम लिखेंगे कि प्रांत जो है x दिस बिलोंग्स टू -1 से +1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x -1 से +1 के बीच दोलन करता है, ठीक है। तो जब हम ये लिखते हैं तो सवाल आता है कि भाई इसका परिसर क्या होगा। अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारे पास एक चक्र होता है, जिस चक्र को हम 360 डिग्री वाले एंगल को 4/4 में बांट देते हैं, और हमने 11वीं क्लास में इस चक्र के नियम भी पढ़े थे। और वो नियम क्या थे कि किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है। मतलब ये था फर्स्ट चतुर्थांश, ये द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थ, और हमने इसमें ASTC का रूल भी पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस ASTC के रूल से, तो हमें पता होगा, देखिए कोण को समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री तक हम कोण पढ़ेंगे, मतलब हम 0 से 1 तक साइन के मान स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा चतुर्थांश लें 90 से 180, तो हम पाते हैं साइन तो यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी है। तो हम नेगेटिव वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करें। ये तो वास्तव में हम पॉजिटिव वैल्यू स्टडी करके आए और फिर इसी पॉजिटिव वैल्यू को दोबारा स्टडी कर दिया, तो हम सेकंड चतुर्थांश तो ले नहीं सकते। तो हम क्या करें कि हमें नेगेटिव वाला पोर्शन भी मिल जाए। तो हम क्या करते हैं कि जैसे 0 से 90 ले लिया और उसने 0 से 1 तक के मान दे दिए, ऐसे ही हम नीचे ऋणात्मक कोण की तरफ 0 से -90 ले लेते हैं। तो ये चौथा चतुर्थांश हो गया, और हम जानते हैं चौथे में साइन नेगेटिव होता है। तो यहां वास्तव में हमने 0 से -1 तक के मान स्टडी कर लिए। तो हमारे पास 0 से +1 भी आ गया और 0 से -1 भी आ गया, दोनों मान आ गए ना। इसलिए हम इसके अंदर जो परिसर लिखते हैं, मीन्स y लिखते हैं, वो हम लिखते हैं -π/2 से +π/2, ठीक है। मैंने आपको ये समझा दिया कि हमने इसमें -π/2 से +π/2 को ही क्यों लिया, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान हमने इसमें कवर कर दिया, ठीक है। फिर सेकंड जो होता है हमारे पास वो होता है y = cos इनवर्स x, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन में जैसे अधिकतम मान +1 और ऋणात्मक अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान ऋणात्मक 1 होता है, उसी तरह कॉस के अंदर भी अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1 होता है। तो हम इसमें भी प्रांत सेम लिखेंगे -1 से +1, जिसे आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इस कॉस को लिखेंगे तो परिसर की बात आती है। अब कॉस के अंदर देखिए हम पढ़े तो हम देखते हैं 0 से 90 डिग्री, यानी ये वाला पोर्शन 0 से 90 डिग्री वाला, ठीक है। इस पोर्शन में हमने जो कोण लिए, ठीक है, ये हम 0 से 90 डिग्री पर आए, तो हमने पहला वाला चतुर्थांश लिया और उसमें हमने कॉस के 0 से +1 तक के सारे मान पढ़ लिए। फिर हम 90 से 180 के लिए आएंगे। तो जब हम 90 से 180 के लिए आएंगे तो दूसरा चतुर्थांश आएगा और उसमें हम कॉस के 0 से -1 तक के सारे मान पढ़ लेंगे, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव। सवाल था सर हम नीचे क्यों नहीं गए, क्योंकि नीचे चौथा चतुर्थांश है जिसमें कॉस पॉजिटिव होता है, तो दोबारा वही पॉजिटिव मान हमें मिल जाते पढ़ने के लिए। इसलिए हम नीचे न जाकर उस पहले चतुर्थांश में आए और फिर दूसरे में आए। तो इसका परिसर जो था वो कन्वर्ट हो गया y to 0 to π। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y belongs to 0 to π। क्लियर। यहां ये याद रखिएगा, आपको परिसर याद रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली साइन, कॉस और टेन के, ये तो याद ही होने चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा आता है, इसे हम कहते हैं tan इनवर्स x। अब
10 के अंदर हम जानते हैं 10 90 पर इनफाइनाइट हो जाता है, और 10 माइनस 90 पर माइनस इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब ये माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच चलता है। ठीक, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये जो मान हमने पढ़ा इसको हम वास्तव में x बिलोंग्स टू r भी कहते हैं, क्योंकि r का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक चलती हैं। तो हम इसको इससे कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए इंटरवल कलेक्ट करने की बात आती है कि यहाँ हम परिसर क्या लें जिससे हम इस इंटरवल को कवर कर पाए। ठीक है, तो इसे कवर करने के लिए हम जो इंटरवल लेते हैं वो होता है y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। आप कहेंगे सर ये इंटरवल तो साइन का भी है, मगर गौर से देखिए ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज्ड इंटरवल है। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं या माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच। ठीक, फिर चौथा जो हम लेते हैं वो होता है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ठीक है, अब कॉट इनवर्स भी tan की तरह माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के लिए चलता है, तो हम इसको भी वही माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच लिख सकते हैं, या x बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं। ठीक है, अब आती है इंटरवल की बात। हम इसके अंदर इंटरवल लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉट के अंदर जो इंटरवल लेते हैं वो लेते हैं y बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अच्छा, यहाँ ओपन इंटरवल आएगा या क्लोज्ड आएगा, 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ। ठीक है, तो देखो हम कैसे डिसाइड करते हैं। मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू लेता तो 10 में वैल्यू क्या बनती, अनंत बनती ना। क्या मैंने यहाँ अनंत को शामिल किया है? नहीं किया ना, इसलिए मैंने यहाँ इंटरवल में भी इस दोनों मानों को शामिल नहीं किया। ऐसे ही आप सोचिए कॉट 0 कितना होता है, तो कॉट 0 होता है अनंत। ठीक है, ऐसे ही सोचिए कॉट पाई क्या होता है, कॉट पाई भी होता है अनंत। तो अनंत यहाँ शामिल है क्या, या नहीं है ना अनंत शामिल, इसलिए हम इनको भी शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब समझ में आ गया कि हमने इन दोनों में ओपन इंटरवल का इस्तेमाल क्यों किया। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू y बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है, फिर हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट आता है ये आता है sec इनवर्स x। ठीक है, इसको हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू। अब देखिए इसमें क्या होता है कि sec का ग्राफ आप लोगों को कम याद रहता है। मैं आपको बता दूं, sec और cosec दोनों क्या होते हैं, ये ऐसे नीचे आते हैं, इनके ग्राफ ऐसे होता है यू शेप, फिर उल्टा यू शेप। तो ये क्या होता है, +1 पर आते आते मुड़ जाते हैं, और जो नीचे ऋणात्मक ग्राफ होता है वो -1 पे आते आते मुड़ जाता है। मतलब +1 से -1 के बीच का कोई भी मान शामिल नहीं करता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x जो है ये माइनस इनफाइनेट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनेट रहता है। ठीक, ये इस मान को रहता है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r, लेकिन भैया r के अंदर से यहाँ इंटरवल जो है ओपन होता है ना, सॉरी क्लोज्ड होता है, तो यहाँ पर ओपन होता है कि भैया इस इंटरवल में से इसके बीच में आने वाले फिगर्स को माइनस कर दो, तो बचे हुए जो भी नंबर्स हैं वो इस प्रांत के अवयव होंगे। ठीक, अब सवाल आता है कि सर यहां परिसर क्या होगा। देखो मैं आपको बताऊं, हमारे पास 6 फलन होते हैं, तो 3 फलनों में तो इंटरवल -π/2 से +π/2 चलता है, और 3 फलनों में इंटरवल 0 से पाई चलता है। अब देखो हमने देखे -π/2 से +π/2 यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, और एक और आ जाएगा नीचे। ऐसे 0 टू पाई यहां भी आ गया, 0 टू पाई यहां भी आ गया। तो 0 टू पाई हम यहां भी लेते हैं कि y बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब मेरा वही सवाल कि यहां मैं ओपन का साइन लगाऊं या क्लोज का, तो आप सोचिए कि sec 0 का मान कितना होता है। सोचिए sec 0 का मान कितना होता है,
क्या इनफाइनाइट होता है? अब गौर कीजिए, cos 0 कितना होता है? 1, तो sec 0 क्या होगा? 1। 1 इस इंटरवल में इंक्लूड है, शामिल है, इसलिए यहां 0 भी शामिल है। ठीक, इसी तरह cos पाई -1 होता है, तो sec पाई भी -1 हुआ, और -1 भी यहां इंक्लूड है, शामिल है, तो ये भी शामिल होगा। परंतु यहां पर y का मान π/2 नहीं होता। पूछिए क्यों? क्योंकि cos π/2 0 हो जाता है और sec π/2 अनंत, और अनंत हमने शामिल नहीं किया, इसलिए हम π/2 भी शामिल नहीं कर सकते। और लास्ट वाला जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं cosec इनवर्स x। ठीक, ये cosec इनवर्स x का जो प्रांत होता है सेम होता है, मतलब हम इसे लिख सकते हैं सेम वही माइनस अनंत से -1 इंक्लूड यूनियन ऑफ 1 to इनफाइनाइट। ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r -1 to +1। लेकिन इसमें जो हम इंटरवल लिखेंगे वो लिखते हैं -π/2 से +π/2। लेकिन हम इसमें शामिल क्या नहीं करते? हम इसमें y का मान 0 शामिल नहीं करते, क्योंकि साइन 0 पर 0 होता है तो cosec 0 पर इनफाइनाइट देता है, और इनफाइनाइट हमने इंक्लूड नहीं किया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है प्रतिलोम त्रिकोणमिति की, जो ये बताती है कि इनवर्स किस रेंज की वैल्यू एक्सेप्ट करता है, किन कोणों के मानों को एक्सेप्ट करता है। यहाँ बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आप सभी को ये परिसर के मान याद होने चाहिए, मतलब आपको ये याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है, कॉस इनवर्स का परिसर क्या होता है, और टेन इनवर्स का परिसर क्या होता है। एटलीस्ट ये 3 तो याद ही होने चाहिए। ठीक है, इनमें से मोस्टली 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। कैसे आता है वो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी इस टेबल को अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर बना लें। ठीक है, अब मैं इसे रफ करता हूँ पूरी को। ठीक है, अब हम समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा इसके अंदर से। तो आइए अब हम पहले इसके क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर इसके बचे हुए फॉर्मूले स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहां ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सवाल में आपसे कहा जाएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया गया कि tan इनवर्स, ठीक, और आपको वैल्यू दे दी जाएगी 1/√3। आपसे कहा जाएगा इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम इसका मुख्य मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, या इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि मान लिया x बराबर tan इनवर्स 1/√3। अब इस tan इनवर्स को इधर ले आइए, तो इनवर्स हट जाएगा और ये हो जाएगा tan x बराबर 1/√3। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan x इज इक्वल टू, अब सोचिए ये मान tan में कितने डिग्री का पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं इसमें लिखता हूँ कि दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 30। ठीक है, ये tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहां हम दोनों तरफ से tan को निरस्त कर दें तो हम x इक्वल टू π/6 पाते हैं। लेकिन ये केवल तब ही पॉसिबल है जब ये मान tan के परिसर में आ रहा हो। अगर ये परिसर में नहीं आ रहा तो आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो इसे सॉल्व करें। देखिए tan का परिसर क्या होता है, -π/2 से +π/2,
और आप देख सकते हैं कि π/6 इसको बिलोंग करता है। बिलोंग करता है इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, समझ में आया? और एक और सवाल देखते हैं। मान लेते हैं ऐसे ही हमें क्वेश्चन दिया गया कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं माना x बराबर, तो cos इनवर्स -1/2। ठीक है, सॉल्व करें, कैसे करेंगे? ठीक, इसको इधर ले आते हैं। तो या cos x बराबर -1/2। सोचिए cos में 1/2 मान कितने का होता है? तो cos में 1/2 मान कितने डिग्री का होता है? 60 का। मतलब मैं इसे π/3 लिख सकता हूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि यह नेगेटिव लग रहा है, और cos ऋणात्मक कब होता है? cos ऋणात्मक होता है सेकंड चतुर्थांश के अंदर। तो मैं इसे लिख सकता हूं cos x इज इक्वल टू cos π-π/3। ठीक है ना? अब आपको समझाने के लिए कि मान चेंज कैसे होते हैं और हमें कौन सा मान एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं cos π + π/3, क्योंकि cos थर्ड चतुर्थांश में भी तो ऋणात्मक होता है ना? तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? cos x इज इक्वल टू cos 3π में से 1π गया 2π/3 और cos 3π में 1π जोड़ा 4π/3। अब अगर मैं दोनों तरफ से cos निरस्त कर दूं तो मुझे x बराबर 2π/3 या 4π/3 मिल जाएगा, है ना? अब आप याद कीजिए कि cos का परिसर क्या था? तो उसका परिसर था 0 to π, राइट? यही परिसर था। अब इनमें से वही मान स्वीकार होगा जो इस परिसर में आ रहा। अब गौर करें कौन सा आ रहा। तो 120 डिग्री 0 से 180 के बीच में आती है, इसलिए ये तो स्वीकार है, मगर ये तो 240 डिग्री बन गया जो कि स्वीकार नहीं है ना? क्योंकि 0 से 180 के बीच में नहीं आता, इसलिए ये नॉट एक्सेप्टेबल है, दिस इज एक्सेप्टेबल है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए ये आपको समझा रहा हूं। अब आपको परिसर ही याद नहीं हुआ तो आप तो दोनों को लिख दोगे और जो कि एक गलत हो जाएगा, इसलिए परिसर याद होना अत्यंत आवश्यक है। तो यहां मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां मैं आपसे कहता हूं कि आप साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू निकालें। तो मैं यहां मान लेता हूं कि x बराबर साइन इनवर्स -1/√2। तो इसे इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा साइन x -1/√2। सोचिए साइन में ये वैल्यू कितने की होती है? तो हम इसे लिखेंगे कि साइन x इज इक्वल टू साइन π/4। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, राइट? अब मैं नेगेटिव को कैसे लिखूं जिससे मैं उसकी रेंज में रहूं? अब साइन की रेंज क्या है याद करें, -π/2 से +π/2। मतलब भैया अगर मैंने दूसरा चतुर्थांश या तीसरा चतुर्थांश यूज कर लिया तो मैं तो गया रेंज के बाहर, है ना? इसलिए मुझे पहला और चौथा ही चतुर्थांश यूज करना, क्योंकि परिसर ही इसका वो होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू साइन -π/4। कुछ स्टूडेंट अपना विद्वानगिरी लगाकर इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि साइन पाई + π/4। बोला सर ये भी तो यही होगा। ठीक है, ये तो होगा, लेकिन जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, समझिए इस बात को, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर मुझे -π/4 मिलेगा या मुझे 5π/4 मिलेगा, और साइन का परिसर तो -π/2 से +π/2 होता है, ये होता है। अब आप सोचिए ये वाला मान आ रहा है क्या उसके अंदर? नहीं आ रहा ना।
जब आ ही नहीं रहा तो हम उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, ले कैसे सकते हैं, नहीं ले सकते ना। तो इसलिए यही मान एक्सेप्टेबल होगा, इसलिए हमने ये वाला मान नहीं लिया। तो ये आपको परिसर याद होने बहुत जरूरी है। जब आपको परिसर याद होंगे तब आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, एक और चीज समझाता हूं। ये तो था जब इसके अंदर हम वैल्यू लेते हैं। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति से सामना होता है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए मैंने लिखा है साइन, अंदर मैंने लिख दिया साइन इनवर्स थीटा, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, रिजल्ट में आपको थीटा मिलता है। सेम बिहेवियर कॉस के साथ भी होता है, मतलब कॉस इनवर्स अगर x लिखा है तो रिजल्ट में x मिल जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, tan cot x सबके संग ऐसा होता है। लेकिन यहां भी परिसर वर्क करता है भैया, क्योंकि बिना परिसर आप यहां भी वर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे, अब सपोज कीजिए मैंने लिख दिया साइन, ठीक, और मैं इसको किसी वैल्यू में कन्वर्टिज्म करके लिखता हूं। जैसे मान लीजिए आपको समझाने के लिए हम इसको लिख देते हैं, मैंने लिख दिया साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक, और आपने साहब इसको काट दिया और काट के आपने रिजल्ट ला दिया साहब 2π/3 हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट गलत हो गया। क्यों हो गया गलत? क्योंकि ये तो परिसर ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको चेंज करेंगे जिससे परिसर में आए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन, तो 2π/3 को हम लिख सकते हैं π - π/3। अब सूत्र याद कीजिए, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता था, तो वो होता था साइन थीटा। तो हम इसे लिखेंगे साइन π/3। अब हम देखते हैं कि अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएं तो जो रिजल्ट आएगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है और ये इसका मुख्य मान है। उम्मीद करूं आपको ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, मैं आपको अब क्वेश्चन देता हूं, अब आप इन क्वेश्चनों को करने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जैसे ठीक है, आपको इन सबको सॉल्व करना है, या इन चारों के अंदर तो आपको मुख्य मान निकालना है और यहाँ इसको सॉल्व करके इसका भी मान निकालना है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, ठीक, ट्राई कीजिएगा। बोर्ड में ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, फोकस कीजिएगा। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो स्कूल के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।